जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परागण। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है परागण। परागण मीन्स पॉलिनेशन। क्या होगा? पॉलिनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिनेशन, परागण। आइए समझते हैं परागण है क्या। देखिए दोस्तों, ये है, इससे पहले इस लेक्चर में हमने आपको पुष्प के विषय में अध्ययन कराया था। तो पुष्प से संबंधित ही है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देख रखा तो कृपया जाकर वो लेक्चर देख लीजिए। देखिए, ये पुष्प का एक भाग है, जिसे हम कहते हैं पुंकेसर। जिसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। और पुष्प का एक ये भाग है जिसे हम कहते हैं स्त्रीकेसर। ये क्या है? स्त्रीकेसर। तो पुष्प के मेन ये दो भाग है, एक पुंकेसर और दूसरा है स्त्रीकेसर। तो पुंकेसर दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है परागकोश, एक क्या होता है? परागकोश। जो फूली संरचना इसे हम कहते हैं परागकोश। और ये जो डंठल होती है इसे हम कहते हैं पूतंतु। इसे हम क्या कहते हैं? पूतंतु। और ये पूरी संरचना क्या है? ये पूरी संरचना है पराग पुंकेसर। इसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। ये संरचना जो है ये है पुंकेसर। पुंकेसर दो चीजों से मिलकर बनता है, परागकोश और पूतंतु। वैसे ये संरचना जो है ये है ये है स्त्रीकेसर। ये क्या है? स्त्रीकेसर। तो ये संरचना जो है वो है स्त्रीकेसर। अब स्त्रीकेसर जो होता है दोस्तों तीन चीजों से मिलकर बनता है। ये पूरा स्त्रीकेसर है। अब स्त्रीकेसर तीन चीजों से मिलकर बनता है। ये चीज जो है ये है वर्तिकाग्र। ये क्या होती है? वर्तिकाग्र। ये डंडी जो होती है वर्तिका। और नीचे वाला भाग जो होता है इसे हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय। तो ये पुंकेसर है। दो संरचनाओं से मिलकर बनता है, परागकोश और पूतंतु। वैसे स्त्रीकेसर भी दो संरचनाओं से मिलकर बनता है, तीन संरचनाओं से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। परागकोश में बनते हैं अंदर परागकण। क्या बनते हैं? परागकण। परागकोश के अंदर बनते हैं परागकण। परागकोश के अंदर क्या बनते हैं? परागकण। तो इसके अंदर बनते हैं परागकण। इसके अंदर क्या बनते हैं? परागकण। तो परागण क्या है? परागकोश से परागकणों का निकलकर स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। परागकोश से परागकण निकलते हैं और स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाते हैं तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो पुंकेसर से परागकोश से परागकणों का निकलकर स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो परागण क्या है? परागकोश से परागकोश से तो परागकोश से परागकणों का परागकोश से परागकणों का निकलकर परागकोश से परागकणों का निकलकर निकलकर स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। तो परागण क्या है? परागकोश से किससे? परागकोश से परागकण जब निकलकर स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाता है। तो परागकोश से परागकणों का निकलकर परागकोश से परागकणों का निकलकर स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो परागण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार? एक तो होता है स्वपरागण, एक होता है स्वपरागण स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो परागण दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण, दूसरा पर
परागण होता है। अब स्वपरागण क्या है और पर परागण क्या है, ये समझते हैं। देखिए, हम कहते हैं मान लीजिए एक पादप है, क्या है, एक पादप है, ये एक पादप है और इस पादप पर लगा है ये पुष्प। इस पादप पर क्या लगा है, पुष्प लगा है, ये लगा है पुष्प। तो स्वपरागण क्या है, किसी पादप के पुष्प के किसी पादप के पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। ये स्वपरागण किसी पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाता है। या फिर किसी पादप के पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर अन्य किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। फिर समझिए, किसी पादप के पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर उसी पादप के अन्य किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। किसी पादप के पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर उसी पादप के अन्य किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाता है। पर परागण क्या है, एक पादप है, ये पादप, ये है पादप, ये पादप, इस पर लगा है एक पुष्प, तो इस पर लगा है एक, ये है पुष्प, ये लगा है पुष्प। एक हम कहते हैं मान लीजिए ये पादप, एक ये पादप और इस पादप पर भी लगा है पुष्प, ये लगा है पुष्प। तो स्वपरागण क्या है, पादप के पुष्प के परागकणों का निकल उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर उसी पादप के अन्य किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाता है। पर परागण क्या है, हम कहते हैं ये मान लीजिए पादप, ये मेरा घर है, यहाँ पर घर पर पादप और एक दूर दराज मान लीजिए पड़ोस का, दो पादप है। इस पुष्प से इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकले और किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। अर्थात किसी पादप के पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी जाति के अन्य किसी पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना पर परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। किसी पादप के पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी जाति के अन्य किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, पर परागण कहलाता है। किसी पादप के पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी जाति के अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, पर परागण कहलाता है। स्वपरागण क्या है, किसी पादप के पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर उसी पादप के अन्य किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, स्वपरागण। पर परागण क्या है, किसी पादप के पुष्प के परागकणों का निकलकर अन्य उसी जाति के अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, पर परागण कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आइए डिफिनीशन की बात करते हैं, स्वपरागण क्या है और पर परागण क्या है। स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है। देखिए स्वपरागण क्या है, किसी पुष्प के परागकणों का किसी पुष्प के परागकणों का निकलकर निकलकर उसी पुष्प के
उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, या उसी पादप के, उसी पादप के अन्य किसी, उसी पादप के अन्य किसी पुष्प के, अन्य किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, अन्य किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना, फिर पहुंचने की प्रक्रिया, स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण कहलाता है। तो किसी पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, या फिर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, या फिर उसी पादप के अन्य किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाता है। परपरागण क्या है? परपरागण क्या है? किसी पुष्प के, किसी पुष्प के परागकणों का, किसी पुष्प के परागकणों का निकलकर, किसी पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी जाति के, उसी जाति के अन्य पादप के, अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। परपरागण कहलाता है। तो परपरागण क्या है? किसी पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी जाति के अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? परपरागण कहलाता है। स्वपरागण क्या है? किसी पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के अन्य किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना स्वपरागण। परपरागण किसी पुष्प के परागकणों का निकलकर उसी जाति के अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परपरागण कहलाता है। स्वपरागण की हानि लाभ भी होते हैं, परपरागण की हानि और लाभ भी होते हैं। स्वपरागण में इनकी हानियां सुनिए। परपरागण में हानि क्या होती है? देखिए, कहीं ना कहीं परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कहना क्या चाहते हैं, देखिए हम कहते हैं ये पादप हमारे घर पर था, एक पादप दूर है, तो यहाँ से परागकणों को निकल कर वहां तक जाएंगे कैसे परागकण वर्तिकाग्र तक? तो कहीं ना कहीं उन्हें माध्यम की आवश्यकता होगी, कोई ना कोई होना चाहिए जो लेकर जाएगा। अब माध्यम कौन सा? माध्यम जल भी हो सकता है, माध्यम वायु भी हो सकता है, माध्यम कीट पतंग भी हो सकते हैं, तो माध्यम हो सकते हैं। तो इनमें माध्यम की आवश्यकता होती है हमें। माध्यम की आवश्यकता, तो कहीं ना कहीं परागकण जाएंगे वहां तक, तो परागकण अत्यधिक संख्या में बनने भी चाहिए। रास्ते में जाते जाते मान लीजिए नष्ट हो जाएंगे, तो जो अत्यधिक संख्या में बनने भी चाहिए, माध्यम की भी आवश्यकता होती है। अत्यधिक मात्रा में परागकण बनेंगे तो परागकण कहीं ना कहीं नष्ट भी होंगे और परागकणों को बनाने में ऊर्जा का ह्रास भी होगा। स्वपरागण में क्या है? स्वपरागण में हमें मकरंद की आवश्यकता नहीं होती। स्वपरागण में मकरंद की आवश्यकता नहीं होती, जब में इनमें हमें मकरंद की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कीटों को आकर्षित करना होता है, अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो इन्हें कीटों को आकर्षित करने के लिए मकरंद की आवश्यकता होती है, इन्हें मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण में इनकी विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न हो पाती, इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं हो पाती, क्योंकि उसी पुष्प के परागकण उसी के स्थिर केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने हैं, तो कहीं ना कहीं विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न, नए नए पीढ़ी नहीं आ पाती, नए नए अच्छे अच्छे पुष्प नहीं आ पाते। लेकिन इनमें क्या होता है? इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती, नई नई संतानें उत्पन्न होती इनमें, और इनमें नई जातियां उत्पन्न नहीं हो सकती। तो आज का लेक्चर यहीं तक का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। आपको कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद।